बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो के हिस्से की वीडियो नंबर 4 बना रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास जो है वो प्रॉपर प्रोनाउन का पोर्शन चल रहा है, यानी प्रोनाउन उसकी आगे मतलब कि उसकी शाखें आगे चल रही हैं। तो इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा मालूमात इस वीडियो में। ये चौथी वीडियो है, तो ग्रामर की कोशिश करेंगे तरतीब वाइज मेरी वीडियो आप देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इसमें भी इंशाल्लाह हर वीडियो के अलग अलग पोर्शन में भी आपको इसमें समझ आएगी। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास इसमें जो मैं आपको मालूमात दूंगा वो ये मालूमात होगी कि इसमें सबसे पहले देखें आप, फर्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मुताबिक, सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड मेरे पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फोर इंडेफिनिट प्रोनाउन, फाइव रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसके मतलब मैं आपको इंशाल्लाह इनके मतलब मालूमात दूंगा। उससे पहले प्रोनाउंस की इन चीज़ों के मतलब मैं इससे पहले बताने से पहले इनके मतलब मालूमात से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस का बताता हूँ कि वो ये क्यों ज़रूरी हैं जितना हो सके। मतलब कि मैथ आप इसके अलावा कहीं से भी आपको अच्छी वीडियो या अच्छी कहीं से मिलती है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इल्म एक समंदर की मांद होता है, जैसे ये ख़त्म होने वाला होता है। आम इंसान मतलब कि थोड़ा सा इल्म होता है इंसान के पास, 100% अल्लाह की है। हर तरह का इल्म अल्लाह पाक के पास है, ठीक है। वो जिससे चाहता है कुछ इल्म अता करता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इसकी इस्तेमालात यानी इसके फ़ायदे ज़िंदगी में रोज़मर्रा में क्या है इनके, और इसके अलावा ये मतलब कि एनटीएस पीटीएस और यानी कि जो मेरे पास जो अक्सर ये पेपरों में इंग्लिश के टेस्ट में आप कहीं जॉब देने जाएंगे तो वहाँ इस तरह के सवाल हो सकते हैं आपसे, कि आपसे अगर वो क्वेश्चन मतलब के पेपर शीट देता है तो वहाँ पर ऐसे सवाल हो सकते हैं आपसे। तो ये मेरे पास इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ आ चुके हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, यानी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले देखें हुज दिया गया है। हुज हमारे पास कौन सा है इसमें बताना है। कोई अगर आपको इसको ये मतलब कि एनटीएस पीटीएस यानी कि जॉब में आपसे सवाल हो सकते हैं, या अगर आप कहीं जॉब देने जाएं, या वैसे आपको ग्रामर में कहीं आपसे सवाल हो सकते हैं कि हुज ये क्या है। फर्स्ट मेरे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेकंड मेरे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड मेरे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर मेरे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हुज इसमें कौन सा है, तो आप अपने दिमाग से सोचें इसका कौन सा इसका जवाब बन रहा है। तो इसका जो जवाब बन रहा है वो मेरे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेकंड जो मेरे पास जवाब है ये इसका जवाब बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। तो अब इसी के इंपॉर्टेंट की तरफ मजीद चलते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट है कि फर्स्ट मेरे पास जूस है कि वो फर्स्ट ये जूस मेरे पास दिया वो खुद को पहला मेरे पास है। ये अभी इंपॉर्टेंट इसकी तरह के ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मेरे पास फर्स्ट है वो खुद को जख्मी कर लेगा। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी ही विल ये फर्स्ट मेरे पास है ही विल हर्ट हिमसेल्फ। अगर हम देखें तो हिम एक अलग लफ्ज़ है, सेल्फ अलग लफ्ज़ है। तो यहाँ खुद को जख्मी करने के लिए खुद के लिए यहाँ पर हिमसेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर हिम एक अलग है और सेल्फ अलग है हिम, तो इन दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ खुद बन चुका है। तो देखिए ये मतलब कि एक नई इंग्लिश टाइप होगी। अगर आप सिंपल इंग्लिश में देखें तो एक हिम का अलग मतलब बनता है, सेल्फ का मतलब अलग बनता है, लेकिन इनको मिलाने से तो ये एक अजीब सा लफ्ज़ बन चुका है कि वो खुद को जख्मी कर लेगा। तो यहाँ पर हिम सेल्फ इकट्ठा लिखा गया है। इस तरह यहाँ इसके मजीद चलते हैं। ये मेरा स्कूल है, तो ये मेरे पास सेकंड दिस इज माई स्कूल। तो इसमें देखें यहाँ पर दिस जो इस्तेमाल हुआ है तो ये भी एक नई मतलब कि इसमें जो ये भी एक मतलब प्रोनाउन की ही इकसाम है, और ये भी हिमसेल्फ भी एक प्रोनाउन की ही इकसाम है। आप कौन हैं, तो इसके लिए आ जाएगा हुज। थर्ड मेरे पास है हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसके लिए हु का इस्तेमाल हुआ है। हु एक नाम के साथ इस्तेमाल हो चुका है नाम की जगह पर, तो ये भी एक प्रोनाउन ही की मिसाल है। हर किसी को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें जो मेरे पास है हर किसी को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो फोर है वो मेरे पास आएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगर आप देखें तो इसमें वंस इस्तेमाल हुआ है, अपना फर्ज, वंस ड्यूटी अपना फर्ज।
यहाँ वन का मतलब एक होता है, लेकिन वन के साथ यहाँ पर वंस कॉमा लगाकर ये वाला साथ ऐसे लगाकर से अपना लफ्ज बना दिया गया है। तो देखिए अजीब सा नाम बन गया है। तो इस तरह इंग्लिश में ये इस तरह चेंजिंग होती रहती है। तो 5 है, मैं टीचर से मिला जो मेरा रिश्तेदार है। तो यहाँ पर 2 इसके है, मैं टीचर से मिला, और यहाँ पर अगर लिख सकते हैं और वो मेरा रिश्तेदार है, तो ऐसे भी बन सकता है। ये 2 जुमलों को बनाने के लिए यहाँ जो का लफ्ज इस्तेमाल हो चुका है, मैं टीचर से मिला जो मेरा रिश्तेदार है। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो मेरे पास होगी आई मेट द टीचर, मैं टीचर से मिला, TACH टीचर, और यहाँ आ जाएगा हु इज माई रिलेटिव, जो मेरा रिश्तेदार है, यहाँ ई आएगा। तो अब देखें कि यहाँ पर देखें हु का इस्तेमाल हो गया है। तो हु यहाँ पर हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पर जो के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, छठा है, मैं हम में से हर एक ने इनाम हासिल कर लिया। हम में से हर एक ने इनाम हासिल कर लिया। तो इसका इंग्लिश आएगी ईच, ये छठा है, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक ने हैज वॉन अ प्राइज, वॉन अ प्राइज। तो यहाँ पर ईच का जो इस्तेमाल हो जाएगा ये एक भी प्रोनाउन ही की एक एग्जाम है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इससे मुख्तलिफ इसके नाम चेंज वगैरह हो जाते हैं। तो अब इसके चलते हैं जो इसके मतलब कि इसकी जो एग्जाम थे, मतलब कि जो मैंने आपको बताना था कि यानी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसके मतलब आपको इंशाल्लाह मालूम दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये मेरे पास फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन फॉर्मेट बाय एडिंग, एक ऐसा प्रोनाउन जो बन जाए एडिंग करने से सेल्फ और सेल्विस, जिसमें से सेल्फ या सेल्विस ऐड करने से बन जाए, टू अदर पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पर्सनल प्रोनाउन बन जाए, इस कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में इसकी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मेरा अक्सर मकसद ग्रामर को मुकम्मल करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, फिर भी कहीं से आप देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं। असल में मेरा मकसद ग्रामर को इसको मुकम्मल करना है। फिर भी मुझे इसका आप इसका मतलब ढूंढ लीजिएगा, इसका मतलब इसका मकसद क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब चलते हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंग्लिश में से रिफ्लेक्सिव, उर्दू में इसका देख लें इसका नाम क्या बनता है। तो अब मेरे पास इसमें ज़मीर जो कि इसमें ज़मीर शख्स के साथ, इसमें ज़मीर जो कि इसमें ज़मीर शख्स के साथ सेल्फ या सेल्विस के इजाफा से बनता है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहलाता है। तो अब इसकी इंशाल्लाह यानी जिसमें सेल्फ और सेल्विस का इस्तेमाल हो, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो मेरे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि माई सेल्फ, मैंने खुद, तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये एक रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। इसी तरह नेक्स्ट है ओवर सेल्विस, तो ये भी एक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह ही मेरे पास योर सेल्फ, तो ये भी मेरे पास एक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह उर्दू में इनके जो मीनिंग होता है, माई सेल्फ में होता है मैं खुद। इसी तरह ही ओवर सेल्फ, इसका मतलब जो होता है हम खुद, तो हमारे पास ये आ चुका है। इसी तरह योर सेल्फ, इससे मतलब तुम खुद। तो ये इसकी 3 एग्जाम्पल है, मिसाल्स हैं। अब इसकी मजीद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल आ चुका है। पहली मेरे पास जो इसमें एग्जाम्पल है वो खुद को जख्मी कर लेगा, तो इसकी जो इंग्लिश बनती है ही विल हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर मेरे पास जो हिमसेल्फ है ये असल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसकी मिसाल है। अब सेकंड है वो खुद लिखेंगे, तो इसकी जो इंग्लिश बनती है दे विल राइट, WRIT, दे विल राइट, और यहाँ पर आएगा देम सेल्विस, SELVES सेल्व्स, वो खुद को जख्मी, वो खुद लिखेंगे। तो यहाँ पर देम सेल्व्स जो मेरे पास है
और यहाँ पर हिमसेल्फ जो मेरे पास है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये उसकी एग्जाम्पलों में इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट ये मेरे पास इसमें फर्स्ट जो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो यहाँ मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरे पास सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये इसे क्या कहते हैं, अ प्रोनाउन दैट इज यूज, एक ऐसा प्रोनाउन जिसे यूज किया जाता है टू पॉइंट आउट निकालने के लिए एन ऑब्जेक्ट के लिए, इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब इसके उर्दू में चलते हैं, इसमें ज़मीर इशारा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर इशारा। इसमें ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि कोई चीज़ है दूर पड़ी हुई तो हम कहेंगे वो, दैट, तो करीब पड़ी है दिस, ये। इसी तरह ये कहते हैं इसमें ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि इसमें ज़मीर इशारा कहते हैं, इसमें ज़मीर इशारा कहलाता है। इसमें ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर इशारा कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल इसकी जो बन रही है वो यहाँ पर है दिस, दैट, दिस। यहाँ पर आएगा दिस, दैट, दीज। तो अब इसको जो इस्तेमालात होंगे, इसका जो मतलब है ये, दिस का मतलब ये है, दिस का मतलब ये है और ये एक चीज है, एक चीज के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दैट है, इसका मतलब वो है, दूर है, एक चीज के लिए ये इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह जो मेरे पास है दीज है, दीज मेरे पास जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल हो चुका है, दीज, यानी कि दीज का मतलब भी यही है, ये, ज्यादा। दीज का मतलब ये है और ये ज्यादा के लिए है, ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा चीजों के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। तो अब नेक्स्ट इसकी मजीद एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एग्जांपल्स, इसमें ज़मीर इशारा मिसालें यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो एग्जांपलें हैं इसमें ज़मीर इशारा की जो मिसालें हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट है, वो मेरा स्कूल है, यानी ये दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा दैट, दैट दूर है, दैट इज माई स्कूल, वो मेरा स्कूल है। तो यहाँ पर एस बड़ा लिखा गया, छोटा लिख लें, दैट इज माई स्कूल है, दैट इज माई SCHOOL स्कूल, ठीक है। ये मेरा घर है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा दैट की बजाय दिस, दिस इज माई हाउस, HOUSE, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो यहाँ पर वो के लिए यहाँ पर इस्तेमाल दैट हो गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये के लिए यहाँ पर दिस इस्तेमाल हो गए हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की दो एग्जाम्पलें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरे पास थर्ड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, एक ऐसा प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता हो आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, इस कॉल्ड इंटरोगेटिव, उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, इसमें ज़मीर इस्तिफहामिया, इसमें ज़मीर जो कि सवालात पूछने में इस्तेमाल हो, ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हो, इसे इसमें ज़मीर इस्तिफहामिया कहलाता है। तो ऐसा प्रोनाउन जो सवाल के लिए इस्तेमाल हो, मसलन इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में हु का इस्तेमाल करते हैं, हु कौन है। तो इसी तरह व्हाट, तो ये भी मेरे पास एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो है विच, ये भी मेरे पास एक प्रोनाउन है इंटरोगेटिव। इसी तरह उर्दू में जो मिसाल है, उर्दू में मेरे पास होगा कौन, वट, वो के लिए कौन है, वट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्या, और इस तरह विच के लिए जो इस्तेमाल होगा वो मेरे पास होगा कौन सा, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरोगेटिव है जिसमें सवालिया हो,
तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, मजीद एग्जाम्पलों की तरफ। ये मेरे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। इसमें फ़हीम इस्तफहामिया मिसालें। पहला मेरे पास है आप कौन हैं। आप कौन है, तो ये मेरे पास है, तो इसके लिए जो इस्तेमाल होगा हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसके लिए हु का इस्तेमाल हो चुका है। हु मेरे पास कौन के लिए है, तो ये मेरे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरा आप कहाँ रहते हैं, तो इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो होगा वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आई में क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर का इस्तेमाल हो चुका है, तो आप कहाँ के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं, तो ये मेरे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है। तो उसकी ये दोनों एग्जाम्पलें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे कि मैं इंग्लिश और साथ उर्दू भी लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ना समझ आए तो डिसलाइक कर दें, और अगर कहीं गलती कर दें कमेंट में लाजमी बता दिया करें। अब मेरे पास चौथी जो मेरे पास इसकी जो चौथे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स, एक प्रोनाउन है रेफर्स करे टू अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ, और पर्सन ये ज्यादा अशखास की तरफ, और अ थिंग एक चीज की तरफ, और थिंग्स ये ज्यादा चीजों की तरफ, इन अ जनरल तरीके से, एंड नॉट टू एनी पार्टिकल, और किसी पार्टिकल पर्सन और किसी पार्टी पर्सन की तरफ ना हो, और थिंग या उसकी चीज की तरफ ना हो, मखसूस पार्टिकल की तरफ ना हो, इस कॉल्ड एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसकी मतलब चलते हैं, इसमें उर्दू में इसे क्या कह रहे हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लिख ले कहीं से। ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी शख्स या अशखास या किसी चीज़ या चीज़ों के अमूमी तज़किरा के लिए इस्तेमाल हो और किसी खसूसी शख्स या चीज़ का हवाला ना दे, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो मैं एग्जाम्पल लिखने के बाद इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। को इसमें जो मेरे पास जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो मेरे पास है, इसमें है सम, कुछ लोग, सम, और इस तरह मेरे पास रहता है मैनी। इस तरह आगे इसकी एग्जाम्पल ले लें, नो बॉडी। इसी तरह ही उर्दू में इसे क्या कहते हैं, जो मेरे पास है सम होता है कुछ के लिए, कुछ के लिए इस्तेमाल होता है, और मैनी जो होता है बहुत ज्यादा, बहुत से, और ज्यादा नहीं बहुत से, और नो बॉडी होता है कोई नहीं। तो अब इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि मैं दोबारा इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं कि इस मतलब की डेफिनेशन, आप प्रोनाउन दैट रिफर्स, एक प्रोनाउन जो रिफर करे टू अ पर्सन, एक शख्स की तरफ करे और पर्सन की तरफ, और अ थिंग या एक चीज की तरफ और थिंग्स की तरफ, इन अ जनरल वाइज से करे। जैसे सम है, कुछ लोग हैं, कुछ किताबें हैं, तो इसमें ये नहीं बताया कि वो चीज है, पर्सन है, क्या है, जनरल तरीके से कहा गया है। एंड नॉट टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास चीज या खास शख्स की तरफ ना हो। जैसे सम है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ बैग है, कुछ दरवाजे हैं। इस तरह मैनी है, मैनी डोर्स, मैनी दरवाजे। इस तरह नो बॉडी, कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। इस तरह कई चीज़ों के नाम बता रहे हैं, तो इस तरह इसे कहते हैं। ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी शख्स या अशखास या किसी चीज़ या चीज़ों के अमूमी तज़किरा के लिए इस्तेमाल हो और किसी खसूस शख्स या चीज़ का हवाला न दे। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो अब इसकी और मिसालों की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन एग्जांपल्स हैं, उसकी इनडेफिनेट प्रोनाउन एग्जांपल्स। फर्स्ट मेरे पास है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं ये आप देख लीजिएगा कहीं किताब से या कहीं ग्रामर से। तो अब चलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन मेरे पास जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, हर किसी को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी फर्स्ट इसमें, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो ये मेरे पास है, हर एक को चाहिए कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे। और इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, कुछ लोग पैदा होते ही अजीम होते हैं। तो यहाँ पर आएगा इसकी सेकंड है, somebody, some are born, B-O-R-N, यहाँ पर N आएगा, born great। तो उसमें जो ऊपर मेरे पास है वो वंस, अपना मतलब कि हर किसी को, वंस हर किसी को, वन शुड
और इसमें देखें, इसमें शायद वंस या वन है, इन दोनों में से है, और नीचे जो सम है ये इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवी मेरे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन as well as pronoun is called a relative pronoun। दोबारा पढ़ता हूँ, अ प्रोनाउन दैट डज द वर्क, एक प्रोनाउन है जो काम करे, ऑफ अ कंजक्शन, एक कंजक्शन करे, एज वेल एज जैसे के साथ ही, अ प्रोनाउन प्रोनाउन का साथ काम करे, इस कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी उर्दू में चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ऐसा इसमें ज़मीर जो कंजक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करे, ऐसा इसमें ज़मीर जो कंजक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम दे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी उर्दू चेक करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें देखें, हु जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है जो मेरे पास है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो इसकी यहाँ पर सवालिया निशान नहीं है, ये दरमियान में इस्तेमाल होगा। पीछे जो हु कर आया था वो सवालिया था, इसमें रिलेटिव दो चीज़ों को जोड़ेगा। इंशाल्लाह एग्जांपल से आप समझाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आ जाएगा हुज, और इसके साथ ही आ जाएगा हुम। तो ये चीज़ें आपस में जोड़ती हैं। और जो इसको उर्दू में जो कहते हैं, हु जो हमारे पास होता है वो होता है कौन, और इसके अलावा हु जो होता है वो होता है किसका, और इसके अलावा हुम जो होता है वो किसकी होता है। तो ये मेरे पास इसके रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स और यहाँ पर छोटी एग्जांपलें दे दें। अब बड़ी एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। तो इंग्लिश में दोबारा से रिलेटिव प्रोनाउन को बताता हूँ। अ प्रोनाउन दैट डज द वर्क, कुछ काम करे, ऑफ अ कंजक्शन एज वेल एज अ प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तक शायद आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह एग्जाम्पलों के बाद इस डेफिनेशन के बाद मैं दोबारा आऊँगा तो इंशाल्लाह आपको दोबारा समझ आएगी। ये मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन एग्जांपल्स है। तो अब मेरे पास इसमें फर्स्ट है, मैं टीचर से मिला जो मेरा रिश्तेदार था। तो यहाँ पर आएगा आई, ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है। आई मेट, मैं मिला, द टीचर से, हु इज जो है, हु इज माई रिलेटिव जो कि मेरा रिश्तेदार है। इसी तरह दूसरे चलते हैं, जिस खतून का पर्स चुराया गया रो रही है। तो अब इसके तरफ चलते हैं, अब ये सेकंड एग्जांपल है, द वुमैन हुज पर्स, जिसका पर्स PURSE पर्स whose purse has been stolen, गुम हो गया, is weeping, वो रो रही है। तो अब देखें, इसमें जो मेरे पास हुआ है ये तो होता है कौन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो का इस्तेमाल हो गया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह ही हु जो होता है ये भी एक सवालिया के लिए था, लेकिन यहाँ पर है जिस खतून का पर्स जाएगा, द वुमैन हुज पर्स, जिस खतून का पर्स जाएगा, जिसका के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल हुआ है। तो लेकिन अगर मैं इसकी एक और एग्जाम्पल की तरफ इसको एग्जाम्पल को समझाता हूँ, अब देखें कि एक और मैं इसकी ये एग्जाम्पल को समझाता हूँ कि ये मेरे पास है, आई मेट द टीचर इज माई रिलेटिव, मैं टीचर से मिला, टीचर मेरा रिश्तेदार है। दो जुमले हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर है, मैं टीचर से मिला जो मेरा रिश्तेदार है, तो इसके लिए इंग्लिश इस्तेमाल हुई, आई मेट द टीचर हु इज माई रिलेटिव। तो दो जुमलों को आपस में हु ने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर रिलेटिव का मतलब ही जोड़ना होता है। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन बन चुका है। रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो अब मैं दोबारा इसके डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो मेरे पास थी वो है, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन एज वेल एज प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी कंजक्शन का और प्रोनाउन का दोनों का इस्तेमाल करे तो सेम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु है, हुज है, हुम है, इस तरह एग्जाम्पल है। ऐसा ये इसकी एग्जाम्पल है। ऐसा इसमें ज़मीर जो कंजक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम दे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मिसाल है कौन, किसका, किसकी। तो ये मेरे पास इंशाल्लाह आपको रिलेटिव प्रोनाउन की समझ आई होगी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास ये छठी एग्जाम्पल्स हैं
छठा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, अ प्रनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स। एक प्रनाउन है जो डिफर करे पर्सन्स को या थिंग्स को। यहाँ पर थिंग्स आएगा, चीजें आएगा। एक शख्स है जो रेफर करे, प्रनाउन एक प्रनाउन है जो रेफर करे एक पर्सन्स को या चीजों को, और वन एट अ टाइम, एक टाइम में, इस कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहते हैं। इसकी यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, देख लेना कहीं से। ऐसा इसमें ज़मीर जो इफराद या चीज़ों का एक एक करके अलग हैसियत में हवाला देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहलाता है। तो अब इसकी इंशाल्लाह आपके एग्जाम्पल में चलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है तो आपको शायद दोबारा समझ आएगी कि जो इसकी जो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं वो है मेरे पास ईच। इसी तरह ही दूसरी जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो है ईदर। इसी तरह ही है नीदर, NEITHER, नीदर। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो उर्दू में इसकी जो मिसालें होंगी वो मेरे पास होंगी हर एक। ईच का मतलब होता है हर एक, और इसी तरह ईदर का मतलब होता है दो में से एक, और इसी तरह ही नीदर होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो यहां तक इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इसकी मजीद एग्जाम्पलों को सॉल्व करूंगा तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन एग्जाम्पल्स आ चुकी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट मेरे पास है हम में से हर एक ने इनाम हासिल कर लिया। तो अब इसकी जो इंग्लिश कर लिया है, इसकी इंग्लिश जो बनेगी इसमें फर्स्ट बनेगी ईच ऑफ अस। यहाँ ईच का इस्तेमाल हो चुका है। ईच ऑफ अस हैज वॉन अ प्राइज। हम में से हर एक ने एक वॉन प्राइज का लिया है। इसी तरह इनमें दूसरा है इनमें से कोई भी दयानतदार नहीं। तो ये मेरे पास जो सेकंड होगा वो होगा नीदर, NEITHER, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नीदर ऑफ देम इज ऑनेस्ट, नीदर ऑफ देम इज ऑनेस्ट, उनमें से कोई भी दयानतदार नहीं। नीदर ऑफ देम इज ऑनेस्ट, नीदर का मतलब उनमें से कोई भी नहीं है, ऑफ देम ऑनेस्ट, उनमें से कोई भी दयानतदार नहीं है। तो यहाँ पर नीदर का जो इस्तेमाल हो चुका है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है। यहाँ पर ईच का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर दोबारा इसकी डेफिनेशन के अंदर चलते हैं। छठी है मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, अ प्रनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन्स और थिंग्स एट अ टाइम इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल है ईच, ईदर, नीदर। तो उर्दू में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन ऐसा इसमें ज़मीर जो अफराद या चीज़ों का एक एक करके अलग हैसियत में हवाला देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहलाता है। तो इसमें है हर एक, ईच का मतलब है, और ईदर दोनों, दो में से एक, और नीदर है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ये इसको समझ आएगी, इंशाल्लाह ये आपको इसकी समझ आएगी।